नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अफसरनामा में आज हमारे साथ भारतीय पुलिस सेवा की एक ऐसी युवा महिला आईपीएस ऑफिसर हैं जिनकी मैं बात करूं कि उनकी पर्सनैलिटी में ढेर सारे शेड्स जो हैं, रंग तो उनकी पर्सनैलिटी में, उनके व्यक्तित्व में हैं ही। सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक युवा महिला आईपीएस ऑफिसर और एक ज़िले के कप्तान यानी एसपी का दायित्व निभाने के साथ साथ रिसेंटली उन्होंने एक बेहतर सामाजिक संदेश को लेकर बनी फिल्म में भी एक महत्वपूर्ण किरदार, अलिफ इस फिल्म का नाम है, जो कुछ समय पहले रिलीज़ हुई है और उसने काफ़ी बेहतर क्रिटिक्स की सराहना और उनके काफ़ी बेहतर रिव्यूज़ को हासिल किया है। और कुछ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में भी इस फिल्म ने सबका ध्यान खींचा है। तो उन्होंने इसके लिए भी वक्त निकाला। वो एक ऐसे परिवार से आती हैं जहां जिसको कहा जाए कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक सेवानिवृत्त उनके फादर एक सीनियर ऑफिसर रह चुके हैं और वर्तमान में वो राजनीति में हैं। और जहाँ तक बात करें उनकी मदर की, तो वो एक जानी मानी लिटरेरी पर्सनैलिटी हैं, एक साहित्यकार पर्सनैलिटी हैं। तो मुलाकात करिए। हमारे साथ हैं राजगढ़ की एसपी पुलिस अधीक्षक और 2011 बैच की महिला आईपीएस ऑफिसर सिमाला प्रसाद जी से। बहुत स्वागत करता हूं सिमाला जी आपका। सबसे पहले तो मैं आपको पीछे ले जाता हूं उस जर्नी की तरफ जब एक सिमाला अपनी आंखों में सपने लिए ये सोच रही थी कि उनको क्या करना है। घर में आपके पिता डॉक्टर भागीरथ प्रसाद जो अभी सांसद हैं, वो एक बड़े अलग तरह के एक ऑफिसर के तौर पर, अपराइट ऑफिसर के तौर पर जाने गए। मेहरुन्निसा जी एक लिटरेरी पर्सनैलिटी। तो इन दो महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के बीच में सिमाला के मन में क्या चल रहा था? कहाँ जाऊँ, से साहित्य में या फिर भारतीय प्रशासनिक सेवा की लेगेसी में? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। इसमें बचपन से ही दोनों चीज़ें मैंने समानांतर घर में देखी हैं। मतलब एक प्रशासनिक अधिकारी को भी देखा है और उसी के साथ साथ एक साहित्यकार को भी देखा है। तो जो मेरी परवरिश हुई है वो दोनों मिले जुले माहौल में हुई। तो मेरे लिए चुनना बड़ा कठिन एक तरीके से था कि कौन सा रास्ता मुझे चुनना है या किस तरफ जाना है। पर धीरे धीरे जैसे चीज़ें डेवलप होती गईं, तो ये मैं कोइंसिडेंस कहूँगी, एक अच्छा कोइंसिडेंस रहा कि ये दोनों चीज़ें मुझे लाइफ में एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला कि मैं प्रशासनिक चीज़ों में भी मेरा दखल रहा और दूसरी तरफ मैंने जो आर्ट फील्ड है उसके साथ भी मेरा जुड़ाव लगातार बना रहा। तो मुझे लगता है कि आपने मदर और फादर दोनों का जो बेस्ट है वो आपने अपनी पर्सनैलिटी में उसको शामिल किया। बिल्कुल कह सकते हैं। जो कला का पक्ष है वो मदर की तरफ से आया और पिताजी की तरफ से ही आया। तो लिखना पढ़ना यानी आप करती रही हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय पुलिस सेवा, ये बात पापा को देखकर, पिताजी को देखकर मन में आई होगी। अटेम्प्ट जब आपने लिया और जब आपको सफलता मिली 2011 में और आपको आईपीएस और वो भी मध्य प्रदेश कैडर आपको मिला, तो क्या लगा कि ये ड्रीम, एक जिस सपने को आप पूरा करना चाहती थी वो पूरा हो गया, या ऐसा लग रहा था कि नहीं अभी और भी कई आयाम हैं, कई डायमेंशंस हैं जिनकी तरफ चल रहा है? नहीं, लाइफ में कई टारगेट्स होते हैं। मतलब आप उनको अचीव करते जाते हैं, तो जैसे एक टारगेट अचीव होता है अगला टारगेट बन जाता है ऑटोमेटिकली। तो आईपीएस में सेलेक्ट होना भी एक तरीके से टारगेट ही था। और मेरा जो सिलेक्शन हुआ था आईपीएस में, अब सर्विस में आने के बाद और इतने 5-6 साल की जो मेरा फील्ड एक्सपीरियंस रहा है, मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस सर्विस के ज़रिए और सोसाइटी में चेंजेस ला सकते हैं। आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, बहुत सारे लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला सकते हैं। तो जो एक स्टूडेंट के दिमाग में एक चीज़ होती है कि बस एग्ज़ाम क्लियर करना, उस वक्त तो बस एक इस बात की खुशी थी कि एग्ज़ाम क्लियर हो गया। पर अब जो जैसे चीज़ें होती चली जा रही हैं, मतलब मुझे कहना चाहिए कि साल दर साल वो खुशी और वो कंटेंटमेंट बढ़ता चला जा रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है आपके अनुभव और आपको जैसा लग रहा है कि जिस तरह से आप आगे बढ़ी। जब आपका सिलेक्शन हुआ भारतीय पुलिस सेवा में, तो घर में क्या प्रतिक्रिया थी? क्या, क्योंकि एक लिखने पढ़ने वाली एक ऐसी लड़की जो लिखती भी है, कला की तरफ भी रुझान है, क्या मदर को या फादर को कुछ चिंता तो नहीं हुई कि ऐसा नहीं ये बड़ा टफ काम है,
नहीं, मेरे फादर थोड़ा सा रेजिस्टेंट थे कि नहीं, कोई बात नहीं, दूसरा अटेम्प्ट देना चाहिए, ट्राई करना जी। चाहिए। हाँ। पर मेरी मदर का ये कहना था कि पुलिस सर्विस जो है लड़कियों के लिए बहुत अच्छी एक सर्विस, उनके उनके मतलब एटीट्यूड में ऐसा था कि एक तो आपको पहचान देती है सर्विस, किसी को आपको इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या करते हैं। तो एक जो एक पहचान एक महिला की या एक लड़की की होनी चाहिए, वो एक आइडेंटिफिकेशन ये सर्विस आपको देती है। दूसरा, इससे ज़्यादा सिक्योर और सेफ सर्विस कोई भी नहीं है। जी। मतलब आप दूसरों को, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक जीता जागता मैसेज देते हैं सोसाइटी में। जो जितनी भी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनमें जो सुरक्षा का भाव आपको देखकर या आपसे मिलकर आता है, या आपकी बात सुनकर, या आपसे फ़ोन पर ही अगर वो शेयर कर लेती हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, कुछ एक संबल सा मिल जाता है उनको। बिल्कुल। तो मैं समझती हूँ कि महिलाओं का पुलिस सर्विस में आना एक अच्छा है, बहुत अच्छा, करियर वाइज भी बहुत अच्छा है, और दूसरा ये सोसाइटी के लिए भी बहुत अच्छा है। जी। अब ये तो सिमाला जी बहुत साफ है कि महिलाएं पुलिस में अपने करियर को लोअर रंग में भी और टॉप लेवल पर भी वो आ रही हैं। आपका कोई ऐसा अनुभव हो जहां आपने महसूस किया हो कि एक महिला पुलिस अधिकारी के होने की वजह से एक एज आपको मिला हो, किसी विक्टिम, महिला विक्टिम से आपको लगा हो कुछ बात करके, जैसा आपने कहा, क्योंकि ये बहुत स्वाभाविक है कि उसको एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी, या पुलिस में ही जो महिला स्टाफ है उनको भी एक आपसे बात करते वक्त उनके मन में भी एक खुलापन होता होगा, ज़्यादा खुलकर बात, कोई आपका इस तरह का अनुभव हो जो बहुत अलग हो और आपको भी उसने बहुत रोमांचित किया हो? नहीं, कल ही की बात है। कल तकरीबन 20-25 लड़कियां ऑफिस में मिलने के लिए आई थी मुझसे, और उनका ये कहना था, पाटीदार समाज से थीं वो लड़कियां। जी। उनका ये कहना था कि बहुत सालों से हमारे फैमिलीज़ में एक डायन प्रथा चली आ रही है। मतलब वो मेरे लिए भी बड़ा एक अलार्मिंग था कि इस तरीके की प्रथा इस तरीके के समय में कैसे चल रही है। मतलब ये हम लोग कभी उड़ती उड़ती किसी अखबार में पढ़ा या मैगज़ीन में चीज़ें आती हैं, पर यहाँ राजगढ़ जैसे ज़िले में और इस तरीके की चीज़ें अगर हो रही हैं, तो वो मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग था। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि लोग बहुत सहज होकर आपसे अपनी बात कह पाते हैं। तो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, सबसे बड़ा उनको ऑब्स्टिकल यही लगता है कि थाने में कैसे जाएं, या बात कैसे करें, या अपनी परेशानी कैसे बताएं। तो अगर दूसरे एंड पर एक महिला ही सुनने वाली अगर है, तो मेरे ख्याल से एक जो बीच की जो दूरी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और जहाँ तक पुलिस स्टाफ का, जैसे आपने बात कही, तो उसमें एक, मैं कहूँगी, एक पॉजिटिविटी ये रहती है कि जब लोगों को लगता है कि जब एसपी होके, एक महिला एसपी होके इतना अगर वरिष्ठ पदों पे लोग काम कर रहे हैं, दिन और रात लगे हुए हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि महिला कांस्टेबल्स को एक सॉफ्ट टारगेट के तरह रखते हैं हम लोग। और उनको मतलब बहुत ही कम, भाई आप आइए थोड़ी देर और थाने पर थोड़ा बहुत काम किया और रवाना। मतलब ये एक बड़ी जब मैं प्रोबेशनर थी इंदौर में, तो हम लोग रिव्यू करते थे कि भाई किस थाने में कितना स्ट्रेंथ है, तो अपने टोटल स्ट्रेंथ में महिला बल को गिनते ही नहीं थे। ओहो जी। उनका ये कहना था कि अरे मैडम, ये तो महिला है, ये आती है, फिर इनके कोई ना कोई बहाने कि बच्चे हैं और घर देखना है और इस प्रकार का। तो अगर महिला टीआई है या महिला डीएसपी है, तो एटलीस्ट स्टाफ में भी ये रहता है कि जब वो महिला होके हम सबको कंट्रोल कर रही हैं, काम कर रही हैं, और दिन और रात का कोई भेद नहीं है, और किसी चीज़ का कोई डर नहीं है, अगर वो इतना खुल के और एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? या हम लोग एक मानसिकता में चेंज तो आता है। ये आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही, बिल्कुल ठीक आपने कहा। और कई बार शायद चूँकि कहीं ना कहीं मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पुरुषों का डोमिनेंस है, लेकिन ये एक मानसिकता तो हो ही जाती है कि महिला हैं तो शायद कम काम करेंगी, या बहाना इन्होंने बना लिया है, इस तरह की एक सोच सामने आती है। जब आप इस प्रोफेशन में और आगे बढ़ती गई, तो एक कई बार जब हम किसी प्रोफेशन में आते हैं और कुछ अरसा हम आगे बढ़ते हैं, तब हमारी एक राय बनती है। तो सिमाला जी को लगा जब वो 1 साल 2 साल डिंडौरी एसपी और उसके बाद अब राजगढ़ एसपी रहने के बाद, या इसके बीच में ही कहीं आपको लगा कि नहीं, जो मैंने फैसला लिया एकदम बेहतर फैसला है
और मैं इस करियर को बहुत आगे भी एंजॉय करूँगी और बहुत जो मेरे ड्रीम्स हैं या जो पेरेंट्स ने, घर वालों ने सोचा है, मैं उनको फुलफ़िल करने की तरफ आगे बढ़ूँगी। नहीं, मुझे बहुत ही मतलब हमेशा से ही डे वन से ही ऐसा लगता रहा, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं काम करने की, और काम इतना ज़्यादा है, मतलब आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, और लोग इतना आपके पास आते हैं, उनके एक्सपेक्टेशंस लेकर आते हैं, उन्हें भी उम्मीद रहती है कि नहीं करेंगे काम या काम हो जाएगा। और जो मैंने डिंडोरी जैसा छोटा ज़िला भी था, लोगों ने कहा अरे बहुत छोटा है, पता नहीं वहाँ तो कुछ काम होता ही नहीं है। जो प्रेडिसेसर्स थे उनसे भी कुछ बात हुई कि सर कैसा चला है, क्या है, तो उनका ये था कि यहाँ तो इतना कुछ क्राइम वगैरह है नहीं और बड़ा रूटीन ऑफिस रहेगा आपका। तो जब लेकिन मैं डिंडोरी पहुँची, तो जब आप लोगों से वहाँ इंटरेक्ट करते हैं तो वहाँ हर जगह की अपनी लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं, लोकल इश्यूज़ होते हैं, और जब आप लोकल लोगों से जुड़ते हैं तो वो चीज़ें सामने उभर के आती हैं, लोग भी शेयर करते हैं आपसे, और उस दिशा में काम करने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए ही आप हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, आफ्टर एंड ऑफ द डे पब्लिक सर्वेंट हैं हम लोग। तो वो एक चीज़, एक भावना हमेशा बनी रहे तो बेहतर है। आप पूरी तरह से आपके भीतर एक सेटिस्फैक्शन है, एक संतोष है कि हाँ, आई एम ऑन द राइट ट्रैक। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आपका फिल्म का अनुभव रहा, ये आपके भीतर के उसी कला पक्ष की तरफ ले जाता है जो एक आर्ट की तरफ आपका इंक्लिनेशन था। हमने सुना है कि जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने आपको जब देखा तो उनको लगा कि जिस कैरेक्टर के लिए वो तलाश कर रहे हैं, तो ये किस तरह से हुआ कि इस फिल्म में आपका आना, जो काफ़ी क्रिटिक्स की तरफ से सराहना ले रही है फिल्म, और एक सोशल इशू पर ये फिल्म है, बच्चों की चाइल्ड पढ़ाई पर है, और जया बच्चन जी ने इसको नरेट किया है इस कहानी को, जाहिर तौर पर उन बहुत वो भी मुतमईन हुई होंगी कि एक बेहतर कॉज पर, इसके बारे में हम जाना। ये भी एक बड़ा एक कोइंसिडेंस ही कहिए इसको, मतलब जैसे डायरेक्टर से मुलाकात हुई थी, तो डायरेक्टर भी एक्चुअली राइटर हैं, और मेरी मदर भी चूँकि राइटर हैं, तो एक ऐसी ही एक छोटी सी मीटिंग में हमारी मुलाकात हुई थी, और वो भी किसी काम के सिलसिले में आए थे, और वो बता रहे थे कि इस प्रकार का मेरा प्रोजेक्ट है और मैं करना चाहता हूँ, तो एक छोटा सा रोल है, अगर आप करना चाहें तो फिर मेरे भी मन में आया कि ठीक है, ट्राई करके देखना चाहिए। और तो पहले तो कई तरह के रिजर्वेशंस रहते हैं, मतलब एक आप पहले दिन सेट पर जाते हैं और सब लोगों के मन में शंका रहती है कि पता नहीं ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कोई हेजिटेशन तो नहीं रहेगा, बिकॉज़ फ्रंट ऑफ द कैमरा कई चीज़ें होती हैं। तो लेकिन धीरे धीरे चीज़ें हो गई और फाइनली फिल्म रिलीज़ भी हो गई। जी, तो वो किस तरह का अनुभव था जब आपने कैमरे को फेस किया? क्योंकि मुझे नहीं याद आता कि कोई आपका इस तरह का अनुभव पहले रहा हो। जी जी। एक्टिंग का कोई आपका बैकग्राउंड रहा हो, स्कूल्स में पता नहीं आपने किया हो थिएटर या नहीं? नहीं, फिल्म का तो मेरा पहले ही अनुभव है, ये पहली ही फिल्म थी। इसके पहले मैंने कोई शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री कुछ भी नहीं किया था, तो इतना ज़्यादा मुझे आइडिया तो नहीं था कि कैसे होगा, क्या होगा, पर जब चीज़ें होने लगती हैं तो वो एक्चुअली कहना चाहिए कि एक पॉजिटिविटी अगर आप अंदर रखें अपने मन में, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। बहुत बहुत आपने बहुत कम लफ्ज़ों में बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि अपने को सकारात्मक रखिए, तो आप जो चीज़ करना चाहते हैं वो आपने किया। तो वहाँ रीटेक्स और ये सारी चीज़ें, ये क्योंकि हमने सुना है कि आपने एक हफ्ते में पूरी शूटिंग पूरी कर ली, और आपका कोई छोटा मोटा रोल भी नहीं था फिल्म में, एक अहम किरदार आपका है। तो कभी कुछ रीटेक्स या इस तरह की नहीं, आप सारे डायलॉग्स याद, और जिस तरह की नीड है, डायरेक्टर जैसा चाह रहे हैं आप कैमरे के सामने प्ले कर रही हैं उसी तरह से? नहीं, एक्चुअली ये जो स्टोरी थी इससे मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड थी। जो एक मैसेज ये प्ले कर रही है और किस तरीके का मेरा किरदार है, आप चीज़ों को अगर समझ के करें तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और किस इंटेंशन के साथ और क्या मैसेज ये फिल्म दे रही थी, उस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम हुआ, तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो गई। और रीटेक्स तो है, वन टेक आर्टिस्ट मैं नहीं हूँ, रीटेक्स तो ऑफ कोर्स हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई कि मतलब जो शेड्यूल है वो शेड्यूल होता रहा। एक और सवाल जो मेरे जहन में आता है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन वो हर तरफ आपने पॉजिटिविटी की बात की, तो नेगेटिविटी भी उसका अपोजिट है। जी।
कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर चीज़ में कहते हैं कि क्या ज़रूरत है, मत करिए, एक्टिंग मत कीजिए, ये मत कीजिए, और हो सकता है वो आपके मित्र भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल जी। आपके तथाकथित शुभचिंतक या रियल शुभचिंतक भी हो सकते हैं, उनका नज़रिया मुख्तलिफ हो, भिन्न हो। क्या ऐसे लोग भी आपको मिले कि शिमाला जी इसमें मत जाइए, ये दिस इट इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, आपके लिए ठीक नहीं होगा, आप अपने प्रोफेशन पे फोकस रहिए, क्या ऐसा भी कोई अनुभव हुआ आपको? नहीं, ऐसा बिल्कुल हुआ। जब पहली बार लोगों को बताया या पहली बार लोगों को पता लगा तो लोगों का बड़ा अलग तरीके का रिएक्शन आया कि अरे ये कैसे होगा, मतलब आप सर्विस में हैं, फिर आप फिल्मों में कैसे जाएंगी। तो लोगों की एक माइंडसेट रहता है कि फिल्म वही होगी, मतलब गाना बजाना, और मतलब फिल्म का स्वरूप, सिनेमा का स्वरूप काफ़ी समय के साथ बदल रहा है। और सिनेमा एक बहुत बड़ा मीडियम है और मुझे इन दोनों चीज़ों में कोई विरोधाभास नहीं लगता। मैं एज एन ऑफिसर भी मैं सोच रही हूँ कि मैं कंट्रीब्यूट करूँ सोसाइटी को, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है लोगों की परेशानियाँ सॉल्व करें, उनको सुने, और सिनेमा के माध्यम से भी आप एक मैसेज लोगों तक पहुँचा रहे हैं। मतलब दोनों चीज़ों से हम एक ही कर रहे हैं, मीडियम अलग अलग है लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव, इंटेंशन और तरीका एक ही है। तो मुझे इन दोनों चीज़ों में कोई विरोधाभास नहीं बातें लगती हैं दोनों। और जब लोगों ने फिल्म देखी, जब फिल्म आई तो फिल्म लोगों ने देखी तो लोगों को भी रियलाइज़ हुआ कि अरे ये थोड़ी अलग टाइप की फिल्म है, मतलब एक रूटीन फिल्म नहीं है। डिंडोरी के बाद एक बड़ा ज़िला राजगढ़, जी ज़्यादा बड़े चैलेंजेस, फिर इसके बाद हो सकता है कि उज्जैन जहां आप रही, वो इंदौर रही हैं जहां आप, हो सकता है कल आप उस ज़िले की भी कमान संभालें, तो चैलेंजेस अब आपके बड़े ही होते जाएंगे। नहीं तो चीज़ें तो बढ़ती चली जाएंगी, समस्याएं भी बढ़ती चली जाएंगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती चली जाएगी। पर मैंने हमेशा यही देखा है कि एक ऑरा हमेशा रहता है, चाहे आप बड़े डिस्ट्रिक्ट में रहें या छोटे डिस्ट्रिक्ट में रहें। अगर आपका एक पॉजिटिव ऑरा आप बना के रखते हैं तो कहीं कोई ऐसी समस्या या दिक्कत नहीं आती है। जब मैं राजगढ़ आ रही थी तो भी लोगों ने काफ़ी मुझे कहा कि नहीं, मतलब काफ़ी पॉलिटिकल इंटरवेंशन है और यहाँ अलग अलग समुदाय के लोग हैं जो काफ़ी क्रिमिनल सेक्शन भी है कम्युनिटी का, काफ़ी सांसी, कंजर काफ़ी हैं। पर प्रॉब्लम्स तो हर जगह अलग अलग प्रकार की होती हैं, पर उन प्रॉब्लम्स को आप जितना जल्दी समझ लें और एक अपना वर्क प्लान बना लें तो मैं समझती हूँ कि चीज़ें इजी हो जाती हैं काफ़ी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आप काफ़ी चीज़ें आपके जहन में बहुत सुलझी और बहुत साफ़ हैं। एक और ज़िंदगी का बड़ा अहम पड़ाव होता है, ये पर्सनल सवाल है, दाम्पत्य जीवन की तरफ जाना। उसके लिए क्या आपके जहन में चीज़ें हैं, आगे आप किस तरह से, क्या कहीं कुछ कोई यहाँ आप मतलब किस तरह से आपके मन में क्या आपको लगता है कि आप रिलेशनशिप क्या किसी के साथ आप आगे बढ़ रही हैं या पेरेंट्स के साथ ही जो जीवन साथी के चयन की बात है? नहीं, ये तो मतलब एक स्टेजेस में लाइफ चलती ही है ऑफ कोर्स। और मेरा जहाँ तक मानना है कि जब तक आप पूरे कमिटमेंट आप किसी चीज़ को नहीं दे पाते हैं तब तक वो डिसीजन लेना भी नहीं चाहिए। तो मेरा यही रहता है कि आप चाहे वो दोस्ती हो या आप दाम्पत्य जीवन बोलें या पेरेंट्स से भी रिलेशनशिप जो एक रहता बना रहता है, रिलेशनशिप एक बड़ा शब्द है। बिल्कुल जी। तो इसमें मतलब आप एक दूसरे को समझें और एक दूसरे की परेशानियों को समझें और एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करें तो मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतर रिलेशनशिप रहती है और काफ़ी मीनिंगफुल रिलेशनशिप रहती है। तो आगे आपके प्लान्स हैं निकट भविष्य में या अभी आप अपने करियर पर ही फोकस करना चाहते हैं? नहीं, देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि करियर अगर होगा तो पर्सनल लाइफ नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और मतलब ये भी चीज़ एक भ्रम ही लोग एक तरीके से बना कर रखते हैं कि अगर आपको काम करना है तो आप अपनी कोई हॉबी परस्यू नहीं कर सकते या फ्रेंड्स नहीं मेंटेन कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं रहता। शादी में नहीं जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब लाइफ को पूरी तरह से जीना चाहिए, मतलब हर एक मिनट आप जीने का प्रयास करिए और वो एक फुलफिलिंग एक एक्सपीरियंस रहता है। ये काफ़ी हद तक हालांकि
एक स्पिरिचुअलिटी की भी बात है, एक अध्यात्म की भी बात है कि एक उस तरह की, क्या आपका कुछ इस तरफ भी रुझान है फिलॉसफी, क्योंकि आपकी बातों में झलक उसकी बराबर मिलती है? नहीं, फिलॉसफी की तरफ तो नहीं है, पर क्लैरिटी ज़रूर है चीज़ों के लिए। आखिरी सवाल की तरफ मैं लेकर आ रहा हूँ आपको, जो एक गंभीर सवाल है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो बहुत संवेदनशील, बहुत देश का दिल, और लोग भी यहाँ बहुत, ऐसा माना जाता है और माना क्या जाता है, वो सच्चाई है कि बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन महिला अपराधों का जो एक मध्य प्रदेश के साथ एक ऐसा इनफेमस एक लेवल चस्पा हुआ है शुरू से, जो किसी को अच्छा नहीं लगता। इससे सबकी लड़ाई जारी है, सरकारें भी लड़ रही हैं अपने स्तर पर, और बीते 20-25 सालों से ये मध्य प्रदेश के साथ ये एक ऐसा ख़राब सा, बदनुमा सा, धब्बा सा जुड़ा हुआ है कि महिला अपराध। आपने आने के बाद आपने भी सोचा होगा कि ये क्यों है ये, और किस तरह से निपटा जाए। हम कानून सख्त करते जा रहे हैं, लेकिन सोसाइटी के साथ जो अवेयरनेस का एक लेवल है परिवारों में, और ख़ासतौर से लोअर रंग ऑफ द सोसाइटी, हाँ, बिल्कुल। आपने क्या सोचा इसको? और क्योंकि आपके पास एक लिटरेरी एक अंडरस्टैंडिंग भी है, समझ भी है। सबसे इम्पोर्टेंट इन सब चीज़ों को, जैसे हम लोग सामने आती हैं चीज़ें, तो कानून भी बहुत सारे बन गए हैं और अलग अलग प्रोविजंस भी हैं, और हम लोग भी लगातार एज पुलिस डिपार्टमेंट भी काफ़ी लगातार इस प्रयास में रहता है कि हम लोग किस तरह से अपना रीच बढ़ा पाएँ लोगों तक, चाहे ऐप्स के ज़रिए हो, चाहे मोबाइल्स के ज़रिए हो। लगातार दिनों दिन चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, पर कमी मुझे ये लगती है कि जब तक महिलाएं खुद आगे आके नहीं बोलेंगी या अपनी बात नहीं कहेंगी, तब तक इन चीज़ों का हल निकालना बहुत कठिन है। मतलब हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं, और ज़रूरी मुझे यही लगता है कि हमको एक समाज को और एक डिपार्टमेंट को, जैसे अभी जो कॉन्वर्सेशंस हुए हैं अलग अलग स्कूल्स में जाकर और कॉलेजेस में जाकर, एक ये लगता है कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है, और एक इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म जितना रहेगा उतने ज़्यादा लोग खुलकर अपनी बात कहेंगे और बताएंगे पुलिस तक। तो अभी जैसे प्रयास हम लोगों ने भी किया है कम्युनिटी पुलिसिंग के ज़रिए कि कुछ ऐसे इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म्स तैयार हो पाएँ। जैसे जब मैं डिंडोरी में थी तो एक निडर टूरी करके एक हमने बनाया था ग्रुप, जिसमें सभी स्कूल और कॉलेज और हॉस्टल्स की लड़कियां थी। टूरी वहाँ लड़की को कहा जाता है, टूरी। तो निडर टूरी करके एक बनाया था, जिसमें कुछ लड़कियों में झिझक रहती है, संकोच रहता है और भय भी रहता है कि हम अपनी बात कैसे कहें, कैसे बता दें कि कोई लड़का हमारा पीछा कर रहा है या उसने हमें छेड़ दिया। तो इस तरीके की बातें अगर आप कोई इनफॉर्मल ग्रुप के ज़रिए पुलिस तक पहुंचा देते हैं, और पुलिस भी उस सीक्रेसी को मेंटेन करते हुए उस प्रॉब्लम का सलूशन अगर निकाल देती है, तो इससे अच्छी बात और नहीं हो सकती कुछ भी। क्योंकि लड़कियां कई बार डरती हैं कि पेरेंट्स तक बात हो जाएगी, हमारा घर से निकलना बंद हो जाएगा, इस तरीके के रिजर्वेशंस मन में रहते हैं। तो मेरा ये विचार है कि इस तरीके के इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म्स अगर रहेंगे जो एक अपॉर्चुनिटी देंगे लोगों को कि इंटरेक्शन मेंटेन रहे विभाग से भी, तभी हम लोगों की प्रॉब्लम समझ पाएंगे और एक सलूशन दे पाएंगे। क्योंकि बीमारी आप छुपाते हैं तो वो तो बढ़ती है, और जब तक आप डॉक्टर के सामने बैठ के पूरी अपना नहीं बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तब तक सलूशन भी नहीं आ सकता। और जो असामाजिक तत्व हैं उनको भी तभी हम एक सख्त मैसेज और दंड के दायरे में लेकर आ पाएंगे। ये आपने, और मुझे लगता है निडर टूरी का प्रयोग शायद आप जल्दी राजगढ़ में भी प्रयोग करें इसको। हाँ बिल्कुल, हमने एक अभया करके बनाया है। अभया, यहाँ एक नात्रा करके एक प्रथा चलती है जी। नात्रा और झगड़ा, चाइल्ड मैरिजेस का काफ़ी प्रचलन यहाँ पे शुरू से रहा है। अब चाइल्ड मैरिजेस तो ख़त्म हो गई हैं, लेकिन रिश्ता तय बचपन में हो जाता है और लड़की बड़े होने के बाद फिर ससुराल जाती है। तो अगर वो किसी कारणवश उस लड़के के साथ नहीं जाना चाहती, या और कुछ बीच में ऐसा कुछ हो गया डिस्प्यूट कि वो लड़की उस लड़के के साथ नहीं जाना चाहती, तो लड़के के फैमिली को पूरा एक तरीके से झगड़ा उसको बोलते हैं, एक अच्छा अमाउंट देना पड़ता है और एक तरीके का मुआवजा रहेगा। लड़की वाले लड़के वालों को देंगे, एक तरीके का कॉम्पनसेशन है लड़की ना भेजने। और अगर वो कॉम्पनसेशन लड़की वाले नहीं देंगे तो फिर उनके खेत जला देते हैं, घर में आके मारपीट करेंगे, घर जला देंगे।
तो इस तरीके की प्रथा यहाँ बहुत है। हाँ, हाँ। तो इससे ओवरकम करने के लिए, इसके लिए भी लड़कियाँ ही आगे आई थीं। कुछ ऐसी लड़कियाँ आई थीं जो जिनकी शादी बचपन में ही तय हो गई थी, और अब उन्होंने अपना खुद का उन्होंने खुद स्टैंड लिया कि नहीं, हमें उस जगह नहीं जाना, उस रिलेशनशिप को नहीं कंटिन्यू करना, हम पढ़ाई करेंगे, अपने पैरों पे खड़े होंगे और फिर जिससे लगेगा उससे शादी करेंगे। तो इस तरीके की लड़कियां आई थीं और उनका ये कहना था कि हम जगह जगह जाकर गाँव में भी इस बात के बारे में बताना चाहते हैं कि जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे आप लोग भी कर सकते हैं। क्योंकि लड़कियां कई बार डर जाती हैं कि गांव है, समाज है, हमारे पेरेंट्स परेशान हो जाएंगे अगर हम नहीं गए। तो इस तरीके की चीज़ों से डर के लड़कियां कई बार अनिच्छापूर्वक भी चली जाती हैं। ठीक बात है जी। तो उसी के लिए अभया करके एक ग्रुप बनाया, अभया अभया यानी निर्भय। निर्भय जी, डरना नहीं। बिल्कुल। जी। तो ये काफ़ी इसमें कई लड़कियां जुड़ रही हैं, अब आगे आ रही हैं, और इस तरीके की जिनकी चाइल्ड मैरिज या तय हो गई थी शादी, तो वो भी आगे आ रही हैं कि हमें नहीं जाना, पढ़ना है। और तो धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं, शुरुआत अभी हुई है। चलिए शिमला जी, मैं बहुत आपको बधाई देता हूँ। थैंक यू। और मुझे आपसे बात करके पूरे वक्त ये एहसास हुआ कि कम बोलना लेकिन सधा हुआ नपा तुला, और एक पूरी क्लैरिटी से बोलना, जो आपने कहा भी, चीज़ें आपको बहुत साफ हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप जिस सामाजिक शक्ति को अपने भीतर लेकर आई हैं, वो आपको ईश्वर ने और आपकी मेहनत ने वो मकाम आपको दिया है कि आप एक महिला आईपीएस ऑफिसर के नाते फुलफिल कर पाएँ उसको, और वो भी उस स्टेट को जो आपका होम स्टेट है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ इस बातचीत के लिए। ये थी सिमाला प्रसाद, राजगढ़ की महिला पुलिस अधीक्षक, युवा महिला पुलिस अधीक्षक और 2011 बैच की महिला आईपीएस ऑफिसर। पुलिस का काम, खासतौर से मैं पुलिस की बात करूंगा कि काम सिर्फ अपराध को ही पकड़ना नहीं है, बल्कि एक साइकेट्रिस्ट की तरह, एक काउंसलर की तरह काम करना भी है। और सिमाला जी की अगर हम बात करें तो वो अपनी इस भूमिका को बहुत अच्छे से समझती हैं, बहुत क्लैरिटी से समझती हैं, और पूरी तरह से वो अपने काम से मुतमईन हैं, संतुष्ट हैं, और आगे भी इसी उम्मीद और जन सेवा के इसी ध्येय को लेकर, इसी ऑब्जेक्टिव को लेकर वो आगे बढ़ना चाहती हैं। अफसरनामा में इतना ही। अगली बार एक और अफसर को लेकर आपसे फिर मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए।